Moving on to the next example that we have is write a program to accept 10 integers in array and find maximum and minimum number. अब I think मैंने सेम क्वेश्चन आपको लूप के रिस्पेक्ट में दिया था, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करने का, लेकिन यहाँ पे अब हम जो वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो है एरे के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला काम वही, मुझे 10 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। अब वन बाय वन सारे एलिमेंट्स पर आइटरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है और मैक्सिमम नंबर चाहिए और मिनिमम नंबर चाहिए, तो उनके लिए भी मुझे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद मेन, यहाँ पे सबसे पहला हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन ही है int num of 10। तो यहाँ पे मैंने num नाम का इंटीजर टाइप का एक एरे क्रिएट किया है which can hold 10 values। ठीक है, काउंटर वेरिएबल के तौर पे मैंने i को क्रिएट किया है और मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के लिए मैक्स और मिन नाम के दो वेरिएबल्स क्रिएट किए। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो मैक्सिमम और मिनिमम निकल सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली फॉर लूप की हेल्प से वन बाय वन एरे के अंदर इनपुट लिया है हर एक इंडेक्स के ऊपर। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। अब सबसे पहले printf यूजर को इंडिकेट करने के लिए कि उसे वैल्यू इनपुट करनी है, तो एंटर वैल्यू मैंने एक मैसेज प्रोवाइड किया है एंड scanf %d एड्रेस ऑफ num of i। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, तो एड्रेस num of 0, उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी, तो एड्रेस num of 1, फिर एड्रेस num of 2, देन एड्रेस num of 3 एंड सो ऑन अप टिल 9। तो जितने भी हमारे पास में सेल अवेलेबल है उन सब पे वन बाय वन हमने यहाँ पे यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करके स्टोर करवा दी है। So that's how this loop is working। बिल्कुल जैसे कल के एग्जांपल्स में कर रहा था, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आ रहा है हमारे इस लूप के अंदर जहाँ पे हमने एक्चुअल वर्किंग इम्प्लीमेंट की है। अब यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, सबको मुझे चेक करना है, कहीं पे भी कोई सा भी नंबर मैक्सिमम हो सकता है, कोई सा भी नंबर मिनिमम हो सकता है। तो यहाँ पे सेम वही लूप चल रहा है 0 से लेके 9 तक का, और वन बाय वन मैंने इंक्रीमेंट करवाया है। अब यहाँ पर अगर मैं ये चेक करूँ कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, तो कैसे पता पड़ेगा कि जो नई वैल्यू आ रही है वो बड़ी है या जो नई वैल्यू आ रही है वो छोटी है? पहले मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर कोई वैल्यू तो असाइन करवाओ, तभी तो उनकी करंट वैल्यू से आने वाली वैल्यू को हम कंपेयर करवाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी असाइन नहीं करवाऊँ तो अभी इनके अंदर गार्बेज वैल्यू है, और गार्बेज वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। वो 65,000 भी हो सकती है, या वो 6500 हो सकती है, या फिर वो -56 हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी तरीके का गार्बेज वैल्यू इन दोनों वेरिएबल के अंदर हो सकता है, तो हम इनसे तो कंपेयर करवा नहीं सकते। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं 0 से इनिशियलाइज करवा दूं और मैंने एरे के अंदर सिर्फ नेगेटिव नंबर्स दिए हैं, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर तो मेरा निकल के आ जाएगा, पर मैक्सिमम नंबर कभी निकल के नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 कभी पहुंचेगा ही नहीं वो। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, हम 0 से भी इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एरे का पहला एलिमेंट होता है, उस पहले एलिमेंट को हम मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर असाइन कर देते हैं, और फिर बचे हुए एलिमेंट से उनको कंपेयर करवाते हैं। तो एक करंट वैल्यू आ जाएगी दोनों वेरिएबल के अंदर, और फिर उस करंट वैल्यू से हम बाकी सारी वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे। क्या मतलब है मेरा, हम एक बार एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बार जब हमारा लूप चल रहा है, यानी कि जब i की वैल्यू 0 है, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट जो यूजर ने इनपुट किया था, मैंने उसे यहाँ पे मैक्स और मिनिमम के अंदर असाइन करवा देना है। उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी उनको मैं वन बाय वन कंपेयर करवाऊंगी। तो अब यहाँ पे हर बार i की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ i इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलने वाला है तब क्या करो, मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर नम ऑफ i की वैल्यू असाइन कर दो। अब i की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे नम ऑफ 0 मैक्स के अंदर असाइन हो जाएगा और नम ऑफ 0 मिन के अंदर असाइन हो जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू जो भी यूजर ने इनपुट की है वो इधर आके स्टोर हो गई। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर जो हमें इनपुट दे रहा है वो है 1 2 5 6 एंड 7। ठीक है, ये नंबर यूजर ने इनपुट दिए हैं 1 2 6 5 एंड 7। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैं 0 इंडेक्स की वैल्यू मैक्स के अंदर और मिन के अंदर असाइन कर रही हूँ, तो 0 इंडेक्स पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, दोनों के अंदर ये वैल्यू है।
अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे जैसे नेक्स्ट एलिमेंट्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे इनको कंपेयर करवाना है जो इनके अंदर करंट वैल्यू है, और उसके बेसिस पे असाइनमेंट करवाना है। अगर कोई बड़ी वैल्यू आती है तो मैक्स के अंदर असाइन करवा दो, और अगर कोई और छोटी वैल्यू आ जाती है तो वो मिन के अंदर असाइन करवा दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इफ के हेल्प से स्टार्टिंग वैल्यू आ गई। अब इफ के साथ में मैंने दो एल्स इफ मेंशन किए हैं, तो अगर इफ एग्जीक्यूट हो जाए तो बाकी दोनों तो चलते ही नहीं है, क्योंकि एट अ टाइम तो एक ही कंडीशन चलेगी, तो एक कंडीशन चल गई, इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू बन गई अब 1, 1 इज लेस देन 10, अगेन कंडीशन ट्रू है, और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब ये जो हमारा लूप है वो नहीं चलने वाला, सिर्फ एक बार ही हम इसे चलाना था, सिर्फ एक बार ही स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करवानी। अब यहाँ पर हमने मैक्स और मिन के अंदर एक स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करवा दी है। अब 1 से लेके 9 तक के जितने भी इंडेक्सेस पे वैल्यू प्रेजेंट है उनको हमें इनकी करंट वैल्यू से कंपेयर करवाना है। तो अब अगर जो हमारे पास में नई वैल्यू आ रही है वो इस मैक्स से बड़ी है, यानी कि हमारे पास में एक नया मैक्सिमम नंबर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उस एरे की जो वैल्यू है, एरे के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैक्स के अंदर असाइन करवा देंगे। कंडीशन देखते हैं एक बार फिर से। अब यहाँ पे ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो एल्स इफ वाला पार्ट चेक होगा। एल्स इफ नम ऑफ आई, आई की करंट वैल्यू है 1 और नम के फर्स्ट इंडेक्स पर स्टोर है 2। अगर 2 हमारा बड़ा है किससे, मैक्स की पहले वाली वैल्यू से जो है 1। ऑफ कोर्स 2 1 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास में एक नई मैक्सिमम वैल्यू, एक नई बड़ी वैल्यू आ चुकी है। तो क्या कर दो, इस वैल्यू को मैक्स वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। तो मैक्स इज इक्वल्स टू नम ऑफ आई, यानी कि करंटली फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैक्स के अंदर असाइन हो जाएगी। तो एक नया मैक्सिमम नंबर हमें पता पड़ गया। अब सेम कंसेप्ट मिनिमम के साथ में भी। अब एलसिफ का वही कंसेप्ट है कि अगर एक चल जाए तो दूसरा चलता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। एल्स इफ नम ऑफ आई इज लेस देन मिन, नम ऑफ आई के अंदर क्या वैल्यू है 2, क्या 2 छोटा होता है क्या 1 से, ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स होगी, चलने वाला ही नहीं है। एक और बारी हमारा यहाँ पे अब लूप चलेगा, इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बन जाएगी 2। थोड़ा सा इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, लेट्स मेक इट -6। ठीक है, तो आई के सेकंड इंडेक्स के लिए, एरे के सेकंड इंडेक्स के लिए काम हो रहा है, तो 2 तो 0 के बराबर होता ही नहीं है, ये तो हमारा चलना ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा। एल्स इफ num of i is greater than max, num of i क्या है -6, और max क्या है, लास्ट टाइम max की वैल्यू क्या थी 2, तो -6 तो कभी 2 से बड़ा होता ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, max के अंदर 2 ही प्रेजेंट है, ना if चला ना else if चला। तो अब हमारा ये वाला कंडीशन चेक होगा, else if num of i is less than min, num of i क्या है -6, क्या वो लेस देन है min की लास्ट वैल्यू से, min की लास्ट वैल्यू क्या थी 1, ऑफ कोर्स -6 जो है वो 1 से छोटा ही होता है, तो मिन के अंदर मैंने -6 यानी कि करंट वैल्यू एरे की स्टोर करवा दी। तो अब हमारे पास में एक नई मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, तो सेकेंड इंडेक्स के लिए भी काम हो गया। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, यानी कि थर्ड इंडेक्स के लिए काम होने वाला है। 3 0 के इक्वल है ही नहीं, तो ये तो चलेगा ही नहीं। एल्स इफ नम ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, नम ऑफ आई यानी कि नम ऑफ 3 की हम बात कर रहे हैं, और नम ऑफ 3 पे वैल्यू है 5, क्या 5 बड़ा है मैक्स की पुराने वाली वैल्यू से, यानी कि 2 से, ऑफ कोर्स 5 जो है वो तो 2 से बड़ा होता है ना, तो क्या करो, मैक्स के अंदर नई मैक्सिमम वैल्यू यानी कि नम ऑफ आई असाइन करवा दो। तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग वैल्यू असाइन कर दी, नई बड़ी वैल्यू आई उसको असाइन कर दिया, एक और बार नई बड़ी वैल्यू आई, हमने उसको दोबारा से मैक्स के अंदर असाइन कर दिया। अब ये वाला पार्ट चल गया है, तो ये तो चलना ही नहीं है, एक और बारी इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास में बन चुकी है 4। ठीक है, आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, फोर्थ के लिए, फोर्थ इंडेक्स के लिए काम हो रहा है। अब 4 जो है वो 0 के बराबर तो है नहीं, ये नहीं चलने वाला। एल्स इफ नम ऑफ आई दैट इज -7, क्या -7 बड़ा है क्या 5 से, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैक्स के अंदर तो 5 ही लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब ये कंडीशन भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो इसके अंदर आ जाएंगे, नम ऑफ आई यानी कि -7, क्या छोटा है मिन की लास्ट वैल्यू से, -6, ऑफ कोर्स -7 जो होता है वो -6 से छोटा होता है। कंडीशन ट्रू होने पे क्या कर दो,
मिन के अंदर जो नई वैल्यू आई है उसको असाइन करवा दो। तो इसी तरीके से सेम जो हमारा लूप है वो चलता रहेगा फॉर द एंटायर 10 एलिमेंट्स। वन बाय वन जो वैल्यूज आ रही हैं वो मैक्स की और मिन की वैल्यूज से कंपेयर होती रहेंगी। अगर बड़ी वैल्यू आती है तो मैक्स के अंदर असाइन हो जाएगा, अगर छोटी वैल्यू आती है तो वो मिन के अंदर असाइन हो जाएगा। अब जब सारे एलिमेंट्स चेक हो जाएंगे तो उसके बाद मैंने सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे हैं दो, मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। maximum number percent d max and minimum number percent d min। तो यहाँ पे max की वैल्यू और min की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर करंट एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो max हमारे पास में 5 प्रिंट होगा और min हमारे पास में -7 प्रिंट होगा। अब जो प्रोसेस मैंने 5 एलिमेंट्स के लिए बताया है यही प्रोसेस 10 एलिमेंट्स के लिए फॉलो होगा। तो मैंने अभी अज्यूम कर लिया है कि 5 एलिमेंट्स है तो इस अकॉर्डिंग वो काम करेगा। 10 होंगे तो मान लीजिए कि एक और नंबर है, लेट्स से कि यहाँ पे 20 हमारे पास में नंबर है। तो अब यहाँ पे 5th इंडेक्स के लिए काम हो रहा है तो 5 ऑब्वियसली 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे 5th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 20। क्या 20 मैक्स की वैल्यू से बड़ा है? क्या 25 से बड़ा है? ऑफ कोर्स। तो मैक्स के अंदर 20 असाइन हो जाएगा। अब इसकी जगह मान लीजिए मैं लिख देती -20, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाती। -20 इज लेस देन -7, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है, तो मिन के अंदर -20 आ जाता। तो ये सेम कंपैरिजन चलता रहेगा जब तक हम एंड इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते। So that's how you can find a maximum or minimum number in an array. अब इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, एग्जीक्यूट करके हम अभी देखेंगे इसको, लॉजिक वाइज किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। ओके, सो अब हमने यहाँ पे 10 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट किया है तो अब हमसे 10 नंबर्स का इनपुट मांगेगा। कुछ भी हम इनपुट कर देते हैं। मैंने 1 and 4 and -7 -5 34 901 -45 मैंने इनपुट किया है, देन +45 इनपुट किया है, 62 इनपुट किया है और हम लोग 12 इनपुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर हमारे पास में क्या है 901 और मिनिमम नंबर क्या है हमारे पास में -45। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको 5 एलिमेंट्स के लिए एग्जीक्यूट करके बताया था वो इन सारे एलिमेंट्स पे इम्प्लीमेंट होगा। वन बाय वन जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है वो मिन और मैक्स की करंट वैल्यू से कंपेयर होगी। अगर बड़ी वैल्यू है तो मैक्स के अंदर असाइन हो जाएगा, छोटी वैल्यू है तो मिन के अंदर असाइन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आने वाला है व्हेन वी गोना रन दिस प्रोग्राम। अब किसी को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना? देखिए अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी एरे के प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं हम हमेशा क्या करते हैं साइज ना खुद ही स्पेसिफाई कर देते हैं। 10 एलिमेंट्स चाहिए, 5 एलिमेंट्स चाहिए या 4 एलिमेंट्स चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर हमारे पास पे जो डिक्लेरेशन है ना वो डायनामिक नहीं है। देखिए एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि चीजें फिक्स होती है और डायनामिक का मतलब ये है कि चीजें प्रोग्राम के रन टाइम पर चेंज हो सकती है। तो सी के अंदर हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम रन टाइम पर एरे का साइज डिसाइड करें। हमें पहले से ही साइज स्पेसिफाई करना होता है, पहले से ही बताना होता है कि हम कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करने वाले हैं, कितने एलिमेंट उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो डायनामिक जैसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अब मुझे यूजर से इनपुट लेके साइज करवाना हो तो मतलब आप डिसाइड कर लो कितने साइज देना है, उसके बाद हम वर्किंग करवा लेंगे। अब यहाँ पे यूजर ने सिंपली कहा कि इनपुट लीजिए और यहाँ पे आप एक एरे को सिंपली डिस्प्ले करवाइए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट्स का एक एरे बना लिया, उसको इनपुट लेने के लिए एक फॉर लूप बना लिया और उसको डिस्प्ले करवाने के लिए एक और फॉर लूप बना लिया, ठीक है। अब यूजर ये कह रहा है कि इस पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करो। वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और फॉर लूप बना लिया। अब उसने कहा एक काम तो कर लिया आपने, अब एक और काम करो इस पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक और फॉर या एक और चलिए व्हाइल लूप ले लेते हैं हम। व्हाइल लूप के थ्रू हमने यहाँ पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा ली, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरे पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया है 4 लूप को काम में लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्किंग इम्प्लीमेंट हो रही है वो है इस साइज 10 को यूज करके। अब यूजर कहता है ये तो बहुत कम एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा कर दो। तो यहाँ पे मैंने ज्यादा कर दिया। अब जब यहाँ पे मेरा साइज चेंज हुआ है तो इन लूप्स के अंदर भी कंडीशन चेंज होगी।
जहां पे मैंने लेस देन 10 लिख रखा था वहां पे लेस देन 20 मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब साइज चेंज हो गया है तो सारे एलिमेंट्स पे मुझे काम करवाना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके की वर्किंग हम लोग करते हैं ना, जहां पर भी जितने भी हमारा साइज होता है उसके -1 तक का हमारा यहाँ पे लूप चलता है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके की वर्किंग कर दी। सब जगह 5 जगह पर मुझे 10 को रिप्लेस करना था, उन साइज को छोड़ देना था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मान लीजिए कि ये जो लूप है ना, ये 5 नहीं है, मान लेते हैं थोड़े से ज़्यादा लूप्स हैं। एक और ले लेते हैं, एक और रो ले लेते हैं और एक और रो ले। अभी कितने लूप हो गए हमारे पास में? 4 5 ज़ा 20 लूप्स। अब 20 एलिमेंट्स पे वर्किंग करवाइए। अब यूजर ने कहा और कम नहीं, आप तो और ज़्यादा एलिमेंट करिए, अभी भी बहुत कम है। तो हमने यहाँ पे 50 एलिमेंट्स को कंसीडर करके काम करवा लिया। अब सिर्फ यहाँ पे 50 कर देने से कुछ नहीं होगा। सब जगह आपको यहाँ पे 50 स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब सोचिए, एक एरे पे काम करने के लिए हमने इतने सारे लूप्स क्रिएट किए हैं और सब जगह अब मुझे यहाँ पे 50 साइज सेट करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड है। प्लस अगर गलती से 2 जगह 2 लूप के अंदर हम लोग साइज चेंज करना भूल गए, तो प्रोग्राम वैसे ही हमारा गलत आउटपुट देने वाला है। तो यहाँ पे कैसे यूजर से इनपुट लेके फिक्स साइज बता दो आप और एक जगह साइज को मेंशन कर दे और सारी जगह अपने आप वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में एक कंसेप्ट होता है जो कहलाता है मैक्रो। लेकिन पहले आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर यहाँ पे हम साइज को चेंज करते रहे बार-बार, यूजर अगर अपनी रिक्वायरमेंट को बार-बार चेंज करता रहे, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? सबको प्रॉब्लम समझ में आई? ऑलराइट, तो अब हम मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलिए एक और बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। किसी को भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग दोबारा से ध्यान से सुन लीजिएगा। मुझे यहाँ पे सिंपल बोला गया है एक एरे क्रिएट करो और उसका इनपुट लेके उसे डिस्प्ले करवाओ और उसपे मैंने 10 टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। सिंपल क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए, एक में आपको सम कैलकुलेट करना है, एक में आपको रिवर्स कैलकुलेट करना है, एक में आपको सम ऑफ डिजिट्स। 5 लूप तो यही हो गए। सिमिलरली इसी तरीके की वर्किंग के लिए आपको अलग-अलग क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं। ऑन टोटल हमारे पास में 20 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने 20 लूप यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब इनिशियली मान लेते हैं कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे थे, वो था 20 एलिमेंट्स को यूज़ करके। पूरी प्रोग्राम बना लिया, परफेक्टली रन करके बता दे यूज़र को और वो खुश भी हो गया कि हाँ, सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन वो अब ये कह रहा है कि 20 एलिमेंट्स तो बहुत कम है, थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट लो तो आउटपुट और अच्छे से सबको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, ऐसी चीज़ें काम कर रही है। तो अब उसने कहा कि चलो आप एक काम करो, 50 एलिमेंट्स को कंसिडर करो। तो एरे का साइज चेंज कर दिया। अब एरे के साइज को चेंज करने के साथ-साथ हमारा जो लूप चल रहा है ना, वहाँ पे भी हमें एंडिंग लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। सब जगह हमें यहाँ पे 50 सेट करना पड़ेगा। तो पूरे प्रोग्राम में हर एक लूप को चेक करना और सब जगह 50 एज़ अ एंडिंग साइज मेंशन करना, हमारा टाइम और हमारी मेहनत कंज्यूम करेगा, साथ-साथ में एरर भी आ सकते हैं। तो सिर्फ एक बारी साइज को स्पेसिफाई कर दे और सब जगह चेंजेस हो जाएं, उसके लिए हमारे पास में मैक्रो का एक कंसेप्ट आता है। अब मैक्रो क्या है? एक तरीके का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर का डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैश से स्टार्ट हो रहे होते हैं। अब ये तो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। तो इन दोनों स्टेटमेंट का सिंपली मतलब क्या होता है? इस stdio.h हेडर फाइल के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, वो क्या कर दो? इस लाइन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दे। तो प्रिंटफ की सारी इंफॉर्मेशन, स्कैनफ की सारी इंफॉर्मेशन या इनके अंदर अगर कोई और फंक्शंस अवेलेबल हो, तो उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, हैश इंक्लूड conio.h, तो कंसोल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, हमारे पास में clr scr है, getch है और भी फंक्शंस होते हैं, exit फंक्शन होता है, kbhit फंक्शन होता है, जितने भी फंक्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, उन सबको क्या कर दो? इस स्टेटमेंट की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें कुछ इस तरीके का कांस्टेंट बनाना है, एक प्री डिफाइंड कांस्टेंट अगर कुछ बनाना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे हैश डिफाइन को काम में लेते हैं। डिफाइन का सिंपली मतलब इतना सा है कि हम कुछ कोड लिखने वाले हैं और उस कोड की कुछ वर्किंग होगी। अब अगर उस नाम को, जो भी कोड हमने मेंशन किया है, अगर उसके नाम को हम अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी काम में लेंगे, तो होगा क्या? वो कोड उस जगह रिप्लेस हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर हमें कुछ कांस्टेंट बनाना हो या फिर हम ये कहें कि मुझे एरे का साइज सेट करना हो कि एक बार ही सेट कर दो और सब जगह अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैक्रो क्रिएट करना पड़ता है। तो बेसिकली एक सिंपल कोड है जिसे हम एक नेम से आइडेंटिफाई करेंगे। मैक्रोस को क्रिएट करने के लिए हमें डिफाइन को काम में लेना पड़ता है और इन्हें मेन से पहले डिफाइन करना कंपलसरी है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीजें मेंशन कर रहे हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर काम में लेने वाले हैं। तो इंक्लूड भी पहले आता है और डिफाइन भी मेन से पहले ही आता है। अब मैक्रो के यहाँ पे अगर मैंने कोई नाम स्पेसिफाई किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेरिएबल है। ये वेरिएबल नहीं होते हैं, रैम के अंदर किसी तरीके का ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। और अगर इस नेम को मैं एज अ वेरिएबल के तौर पे मान के चलूँ कि अच्छा मैंने कोई वैल्यू उसके साथ में एसोसिएट करवाई है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का ये वेरिएबल नहीं है। इसी वजह से असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं आता है। तो एरे के साइज को स्पेसिफाई करने के लिए वी स्पेसिफिकली यूज मैक्रोस दैट इज हैश डिफाइन, जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। प्री प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले क्या-क्या चीजें काम में लेनी है उनको स्पेसिफाई कर दो। तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए वी ऑलवेज यूज हैश सिंबल। अब ये कैसे काम करता है हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने इम्पोर्ट इंक्लूड स्टेटमेंट्स लिखे हैं एसटीडी एंड कोनायो, जैसे कि हम हर एग्जांपल के अंदर करते हैं। उसके बाद है हमारे मैक्रो का क्रिएशन। हैश डिफाइन को यूज करके मुझे मैक्रो क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि एक बारी आप एरे का साइज बता दो, मैं क्या करूंगी, एक मैक्रो क्रिएट कर लूंगी, एक फिक्स नेम क्रिएट कर लूंगी और उस नेम को हम अपने पूरे प्रोग्राम में काम में लेंगे। तो अगर यहाँ पे नेम की जगह चेंजेस होंगे तो पूरे प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो हैश डिफाइन के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली एक नेम स्पेसिफाई किया है दैट इज साइज। अब यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कैपिटल के अंदर नेम लिखना है, आप चाहें तो स्मॉल के अंदर भी नेम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजुअली कैपिटल के अंदर ही लिखा जाता है। यही इसका बेसिकली एक तरीके का कन्वेंशन है कि हम अलग से आइडेंटिफाई कर ले दैट इट इज नॉट अ वेरिएबल। अब यहाँ पे डिफाइन के बाद एक स्पेस, जो मैक्रो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम, फिर से एक स्पेस, और इस मैक्रो जो हमने बनाया है वो किस टाइप की वैल्यू को रेफर करने वाला है। तो यहाँ पे 10 वैल्यू को रेफर करने वाला है। इसका मतलब ये है कि हम जहां जहां पे साइज को लिखेंगे वहां वहां पे 10 एज अ वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब एरे अगर मुझे क्रिएट करना है या स्पेसिफिकली लूप मुझे चलाना है तो 10 के बजाय मैं साइज स्पेसिफाई कर दूंगी। तो 10 एलिमेंट्स को यूज करके वर्किंग हो जाएगी। अब यूजर ये कह रहा है 10 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, 20 चाहिए। तो पूरे प्रोग्राम में चेंज करने के बजाय हम सिर्फ एक स्टेटमेंट के अंदर चेंज कर देंगे और सारे प्रोग्राम में जहां जहां पे भी साइज लिखा हुआ होगा वहां वहां पे 20 से वो रिप्लेस हो जाएगा। अब यूजर कहता है 20 भी कम है, 50 वैल्यू कर दो। तो बस एक जगह चेंज करना है, पूरे प्रोग्राम में सब जगह ऑटोमेटिकली साइज जो है वो इस 50 वैल्यू से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा एक प्री डिफाइंड सी का कंसेप्ट है जहां पे हम एरे के साइज को स्पेसिफाई करने के लिए मैक्रोस को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश डिफाइन। अब यहाँ पर स्टार्टिंग का साइज ही ले लेते हैं, हैश डिफाइन साइज 10, यानी कि मैंने एक सिंपल मैक्रो क्रिएट किया है जिसका नाम साइज है और जो 10 एज अ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं किया, सिर्फ इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड काम करवाया है। तो अब यहाँ पर जो प्रोग्राम है हमारा दैट इज मेन, मेन के अंदर सबसे पहले हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन ही होता है। तो इंट नम, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम किसी स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू के बजाय लिखेंगे हमारे मैक्रो का नाम दैट इज साइज। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, साइज जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है यानी कि वो 10 को रेफर कर रहा है वो ऑटोमेटिकली इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, यानी कि हमारा जो एरे है नम नाम का वो 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। अब इन 10 एलिमेंट्स में लूपिंग करनी पड़ेगी, तो काउंटर वेरिएबल मैंने आई बना लिया फॉलोड बाय CLR SCR। अब 10 एलिमेंट्स में इनपुट लेना है और उनको मुझे प्रिंट करवाना है। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता, साइज तो कुछ भी हो सकता है, यूजर कहे 50 करो तो फिर बाद में 50 चेंज थोड़ी करेंगे। तो मैंने तो यहाँ पे एरे के साइज के लिए एक मैक्रो बना दिया।
तो 0 से लेस देन साइज यानी कि 0 से लेस देन 10 तक का हमारा लूप चलेगा। 1 बाय 1 प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन पर विजिबल होंगे और स्कैनफ की हेल्प से हम हर एक इंडेक्स पर वैल्यू को इनपुट करेंगे। ये तो जो स्टेटमेंट्स है हमारे वो बिल्कुल वही हैं जैसे कि हम कल से देखते आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे सेम मुझे प्रिंटिंग करवानी है, सेम वही मुझे लूप चलाना है 0 से लेके लेस देन 10 तक का। अब 10 एज अ वैल्यू किसके अंदर है? साइज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन साइज यानी कि लेस देन 10 यानी कि 0 से लेके 9 तक का हमारा ये लूप चलने वाला है। और 1 बाय 1 हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उससे मैंने प्रिंट करवाया है नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो नेक्स्ट लाइन के लिए /n %d/n num of I। तो पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन अप टिल द 9th इंडेक्स। तो अब यहाँ पे अगर यूजर किसी भी तरीके के चेंजेस इंप्लीमेंट करता है तो हमें पूरे प्रोग्राम में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट के अंदर चेंज करना है, दैट इज मैक्रो। तो अब जहां जहां पे साइज हमने लिखा होगा वहां वहां पे 20 एज अ वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। एक बारी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे। ये देखिए वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अभी करंटली देखिए मैंने यहाँ पे जो साइज है वो 5 स्पेसिफाई कर रखा है इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब जगह क्या होगा, 5 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट हो रखा है। लेस देन 5 यानी कि 0 से लेके 4 तक का लूप चलेगा, फिर से लेस देन 5 यानी कि 0 से लेके 4 तक का हमारा लूप चलने वाला है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करूंगी, 5 वैल्यूज इनपुट करनी है, 3 एंड 4 एंड 5। देखिए ऑटोमेटिकली उसने 5 बार ही इनपुट लिया है और 5 बार ही प्रिंट किया है। अब यहाँ पे अगर यूजर ये कहता है कि एलिमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, चले हम एलिमेंट्स को बढ़ा देते हैं। 10 एलिमेंट्स उसने कहा अब आपको काम में लेने हैं। फिर से प्रोग्राम कंपाइल किया, फिर से एग्जीक्यूट किया। पूरे प्रोग्राम में चेंजेस इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइज में चेंज किया तो हमारे उतने अकॉर्डिंग लूप चल गया। अब फिर से वो कह रहा है चेंज कर दो, 15 वैल्यूज का इनपुट करना है, तो फिर से कंपाइल कर लेते हैं, फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जितनी भी वैल्यूज देते जाएंगे उतना अकॉर्डिंग हमारा काम होता जाएगा। बेसिकली 15 टाइम्स हमारा लूप चलने वाला है। तो 1 से लेके 15 तक मैंने नंबर्स प्रोवाइड करवा दिए। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी वो सारी वैल्यूज स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप मैक्रो को काम में ले सकते हैं एरे की साइजिंग के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको पहले भी कहा, डायनामिक यानी कि रन टाइम पर चीजें काम नहीं करेंगी। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे क्या करूं, पहले एक साइज वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लूं ताकि कुछ भी यूजर इनपुट करे उसके बाद हम उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख दें और फिर एरे क्रिएट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि वेरिएबल क्रिएशन हमारी जो प्रोग्राम है वो सबसे पहला स्टेटमेंट वेरिएबल क्रिएशन ही होता है। अगर आपने प्रिंटफ और स्कैनफ को पहले लिख दिया और वेरिएबल डिक्लेरेशन को बाद में लिखा है तो वैसे ही प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी। तो अगर साइज स्पेसिफाई करना है तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। अब अगर इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए।